नमस्कार, गुड इवनिंग साथियों। इंडिया के सबसे बड़े एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नरेंद्र चौधरी। हाँ जी, और जैसा कि आज शनिवार है और हम बात करते हैं मेरे दोस्तों जिला दर्शन की। और आज हम उस जिले की बात कर रहे हैं, उस जिले की बात कर रहे हैं मेरे दोस्तों जहां से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन 100% आएंगे। इसका मतलब आपकी ये जो क्लास है ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और यहां से ये पक्का मान के चलो कि 2 से 3 क्वेश्चन आज आपके तैयार होने वाले हैं, क्योंकि हम बात करेंगे उस राजस्थान की वाइट सिटी की बात करेंगे, या हम बात करेंगे राजस्थान की झीलों की नगरी, या हम बात करेंगे मेरे दोस्तों आज राजस्थान के उदयपुर की। और यदि आप तैयारी कर रहे हो तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एकदम आप सही दुरुस्त जगह के ऊपर हो। अब शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों इस क्लास की, और सबसे पहले हम बात करेंगे उस मोटिवेशनल लाइन की, क्योंकि अब समय कम बचा है। आपको जागृत रहना है, अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहना है और हमेशा हौसलों के साथ, बुलंद हौसलों के साथ आपको तैयारी रखनी है मेरे दोस्तों। तो शुरुआत करते हैं आज इस वीडियो की। सबसे पहले उस मोटिवेशनल के लाइन, सफलता कभी अंतिम नहीं होती है, विफलता कभी घातक नहीं होती, जो मायने रखते वो है साहस। हाँ जी मेरे दोस्तों, सफलता जो है कभी अंतिम नहीं होती है। और ये मत मानना कि आपको सिर्फ पुलिस कांस्टेबल बन गए तो बस हमारा अंतिम लक्ष्य हो गया, नहीं है। हम तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अपनी हायरार्की में सबसे टॉप पे पहुंचो मेरे दोस्तों। तो सफलता कभी अंतिम नहीं होती और विफलता कभी घातक नहीं होती है। आप में साहस कितना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। तो अब घूमते हैं उदयपुर में फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी टिकट के। हम कहां घूम रहे हैं मेरे दोस्तों? उदयपुर घूम रहे हैं और बात करेंगे उदयपुर की जो वर्तमान, उदयपुर के इतिहास की हम बात करेंगे, उदयपुर की वर्तमान स्थिति की हम बात करेंगे, उदयपुर की ज्योग्राफिकल जो कंडीशन है, उदयपुर की जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है, उन सब की हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो बस जुड़े रहिएगा क्लास के साथ और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर लीजिएगा। अब देखो यहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करें मेरे दोस्तों इस उदयपुर की। हम किसकी बात कर रहे हैं? आज अपना जो जिला दर्शन होगा ये होगा उदयपुर के साथ। किसके साथ होगा मेरे दोस्तों? उदयपुर की बात करेंगे। या सबसे पहले हम बात करें कि हम पढ़ेंगे, अब शुरुआत करते हैं इस उदयपुर संभाग को, क्योंकि जो हम बात कर रहे थे वो संभाग के अकॉर्डिंग कर रहे थे। अब शुरुआत किसकी कर रहे हैं? उदयपुर संभाग की बात करें। और सबसे पहले तो यहीं से क्वेश्चन बना लेते हैं कि ये जो उदयपुर संभाग आता है मेरे दोस्तों, इसके साथ क्या आती है? तो सबसे पहली चीज, उदयपुर जो संभाग है इसकी आकृति जो है ये श्रीलंका की जैसी है। उदयपुर संभाग की आकृति कैसी है? श्रीलंका जैसी इसकी आकृति है। और एक याद रखना, इस उदयपुर संभाग में जिले कितने आते हैं? तो 6 जिले आते हैं। यहां से कौन कौन से? एक आता है मेरे दोस्तों उदयपुर, एक आता है उदयपुर, एक जिला आता है राजसमंद। उदयपुर है, राजसमंद है। इसके अलावा यदि हम बात करें, एक आ जाता है चित्तौड़गढ़ और एक है प्रतापगढ़, और उसके साथ 2 बचते हैं। एक आ जाता है मेरे दोस्तों बांसवाड़ा और एक आता है डूंगरपुर। तो इस उदयपुर संभाग जिसकी आकृति श्रीलंका जैसी है, इसके 6 जिले आते हैं। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है, संभाग के अकॉर्डिंग कौन कौन से हैं मेरे दोस्तों? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये 6 जिले आते हैं। और इनमें सबसे पहले हम जो जिला लिया है उस जिले का नाम है उदयपुर। तो आज हम इस उदयपुर की बात करने वाले हैं। आज कौन सा जिला आता है अपना? उदयपुर की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, यदि हम बात करें इस उदयपुर के साथ, यदि हम बात करें मेरे दोस्तों तो इस उदयपुर की आकृति कैसी है? तो उदयपुर की जो आकृति है ये ऑस्ट्रेलिया जैसी है। उदयपुर की आकृति की बात करें तो इसकी आकृति जो है ये ऑस्ट्रेलिया जैसी है। उसके बाद और हम बात करें, यहां से आकृति हो गई। उसके बाद यदि हम बात करें उदयपुर के परिवहन कोड की बात करें, किसका परिवहन कोड कितना है? तो इसका परिवहन कोड है मेरे दोस्तों RJ27, RJ27 इसका परिवहन कोड है। यदि हम उदयपुर के शुभंकर की बात करें कि भाई उदयपुर का शुभंकर क्या है, तो इसका शुभंकर आता है मेरे दोस्तों बीजू जो है, इसका उदयपुर का शुभंकर आता है। उसके बाद में यदि हम इस उदयपुर के उपनामों की बात करें कि भाई उदयपुर को किस किस उपनाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, तो ये है अपना जिला उदयपुर। और हम इस उदयपुर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसके सामान्य परिचय की बात करें तो ये जो उदयपुर है ये उदयपुर संभाग का जिला है। और इस उदयपुर संभाग की बात करें
तो इसकी आकृति ऑस्ट्रेलिया जैसी है, परिवहन कोड है 27 और शुभंकर आता है बीजू। अब हम इसके उपनाम की बात करें कि इसका उपनाम क्या क्या आते हैं, तो एक तो याद रखना इसे कहा जाता है पूर्व का वेनिस। एक तो मेरे दोस्तों इसको कहते हैं पूर्व के वेनिस के नाम से जानते हैं। एक इसे कहा जाता है व्हाइट सिटी या सफेद नगरी के नाम से जाना जाता है। एक हम बात करें तो इसे कहा जाता है राजस्थान का काश्मीर, इसको कहते हैं राजस्थान का काश्मीर या कश्मीर की बात की जाती है। एक इसे कहा जाता है मेरे दोस्तों माउंटेन, एक इसको कहते हैं माउंटेन व फाउंटेन का शहर, फाउंटेन का शहर कहा जाता है, क्योंकि माउंटेन का मतलब है पर्वत और फाउंटेन का मतलब है पानी, तो इसे माउंटेन और फाउंटेन का शहर कहा जाता है मेरे दोस्तों। ये चीजें यहां से हो गई। इसके अलावा यदि और हम बात करें तो एक इसे कहा जाता है झीलों की नगरी। झीलों की नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजस्थान में सबसे ज्यादा झीलें कहां पर हैं, इसी उदयपुर के अंदर हैं यहां से, ठीक है। एक इसे कहला जाता है मेरे दोस्तों सैलानियों का स्वर्ग कहा जाता है, सैलानियों का स्वर्ग के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक इसे कहा जाता है राजस्थान कह दें या भारत कह दें या एशिया का वियना कहा जाता है। तो किसी के साथ भी नाम आ जाए, राजस्थान का वियना या भारत का वियना किसे कहा जाता है मेरे दोस्तों, इसी उदयपुर को कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन तो आपको यहां से तैयार हो गया है, ठीक है जी। यहां तक हमने बात की इस उदयपुर की। अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं ये जो उदयपुर का अपना हिस्सा आता है, हम किसकी बात करें मेरे दोस्तों, ये जो उदयपुर जो जिला आता है, इस उदयपुर जिले के इतिहास की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं इस उदयपुर के इतिहास की कि ये जो उदयपुर है इसका इतिहास कब क्या रहा है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, ये सब यहां से हम लोग बात करते हैं। चिकनगुनिया का माता का मंदिर कहाँ, राहुल चौधरी जी। तो कोरोना माता का मंदिर भी आएगा कोई ना कोई चिंता में, है ना। यहां से देखो तो यदि हम उदयपुर के इतिहास की बात करें तो सबसे पहली चीज ये जो आता है, ये आता है सीवी जनपद का हिस्सा आता है कि किसी जब जनपद का काल था, उस जनपद काल के समय यदि हम बात करें तो एक जनपद था मेरे दोस्तों जिसका नाम है सीवी जनपद, और ये जो उदयपुर है ये इस सीवी जनपद का हिस्सा था। एक चीज तो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद यदि हम बात करें, ये जो एरिया था पूरा का पूरा राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये जो एरिया था भीलवाड़ा, इस एरिया को क्या कहा जाता था, मेवाड़। तो ये कह सकते हैं ये जो मेवाड़ जो रियासत थी, मेवाड़ जो रियासत थी, इस मेवाड़ रियासत का भाग था या मेवाड़ रियासत थी ये, और सीवी जनपद का एक अंग था। उदयपुर जो है ये सीवी जनपद का अंग था या मेवाड़ रियासत का हिस्सा आता है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक तो ये आ जाता है। दूसरा, यदि अब हम बात करें इस उदयपुर की स्थापना की, भाई इस उदयपुर की जो स्थापना है ये किसके द्वारा की गई है, तो याद रखना मेरे दोस्तों इसकी स्थापना जो है ये 1559 में की गई थी, और किसके द्वारा, महाराणा उदय सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी मेरे दोस्तों। महाराणा उदय सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और महाराणा उदय सिंह का जो संबंध है ये आता है सिसोदिया वंश से। तो सिसोदिया वंश के महाराणा उदय सिंह के द्वारा 1559 में उदयपुर की स्थापना की गई थी, याद रखना है। और किस उदयपुर जो शहर है उसकी बात की जा रही है, और ये जो शहर है ये पिछोला झील पर आता है। कहां पर है ये, पिछोला झील के ऊपर आ जाता। तो सीधा सीधा बोले कि ये सीवी जनपद का हिस्सा था, या कहे कि जो सीवी जनपद का हिस्सा था मेरे दोस्तों, या मेवाड़ रियासत का भाग था, और इसकी स्थापना 1559 के अंदर किसके द्वारा, महाराणा उदय सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। सर रोज एक जिला, सुरभि वैष्णव जी रोज एक जिला नहीं, हर शनिवार को हम एक जिला करते हैं, ठीक है। अब देखो ये तो हो जाता है इसका इतिहास। उसके बाद और आगे बढ़ें, उसके बाद मेरे दोस्तों और आगे बढ़ें, और अब हम बात करते हैं इस उदयपुर के वर्तमान स्थिति की बात करें। किसकी बात करें, इस उदयपुर की वर्तमान स्थिति क्या आती है, वर्तमान स्थिति। तो सबसे पहली चीज एक बिंदु को समझना, यहां से पहली बिंदु आती है संभाग की, ये कौन सा संभाग का हिस्सा है, तो याद रखना उदयपुर जो है ये उदयपुर संभाग का हिस्सा है। एक चीज तो हम यहां से बात करते हैं। दूसरा, यदि हम इस उदयपुर की सीमा रेखा की बात करें कि उदयपुर की जो सीमा रेखा है ये किस किस से लगती है, तो इसकी सीमा एक राज्य के साथ भी लगती है और कुछ जिलों के साथ भी इसकी सीमा लगती है। अब सीमा किस किस की लगती है, देखो
इस उदयपुर की बात करें तो इसकी सीमा जो है एक तो लगती है इधर राजसमंद के साथ, तो एक जिला जो जिसके साथ सीमा लगती है मेरे दोस्तों उसका नाम है राजसमंद। एक सीमा इसकी लगती है सिरोही के साथ, तो राजसमंद के साथ लगती है, सिरोही के साथ लगती है। एक इसकी सीमा लगती है डूंगरपुर के साथ, एक इसकी सीमा लगती है डूंगरपुर के साथ। एक यहां पर इसकी सीमा लगती है प्रतापगढ़ के साथ, और एक इसकी सीमा लगती है मेरे दोस्तों चित्तौड़गढ़ के साथ, चित्तौड़गढ़ के साथ। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो उदयपुर है, इस उदयपुर की सीमा की यदि हम बात करें तो 5 जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। कौन कौन से हैं? राजसमंद, सिरोही, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। इन 5 जिलों के साथ सीमा लगती है। तो जिलों की बात करें तो जिलों की संख्या कितनी हो गई? 5। और राज्यों की बात करें तो एक राज्य के साथ सीमा लगती है मेरे दोस्तों। और याद रखना, यदि हम राज्य की बात करें तो राजस्थान की सीमा, जो उदयपुर की जो सीमा है, ये गुजरात के साथ लगती है। और गुजरात के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला जो जिला आता है वो कौन सा है? वो कौन सा आता है मेरे दोस्तों? उदयपुर ही आता है। सॉरी, एक पाली, सॉरी 5 का नाम आया, 1 मिनट, अरे रे दिमाग से निकल गया। यहां से अपन बात करें मेरे दोस्तों, एक यहां पर पाली के साथ भी इसकी सीमा लगती है। एक इसकी सीमा किसके साथ लगती है? पाली के साथ। तो यहां पर देखो, एक तो किसकी, और एक यहां पर सीमा लगती है इसकी बांसवाड़ा के साथ भी। 7 के साथ था, दिमाग से निकल गया, 5 आ गया। बांसवाड़ा 7 के साथ इसकी सीमा लगती है। हाँ जी, 7 जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है, 7 जिलों के साथ। तो पाली और जो पाली और जो बांसवाड़ा है इसके साथ भी इसकी सीमा लगती है। हाँ जी, पाली और बांसवाड़ा के साथ भी इसकी सीमा लगती है। 7 जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। हाँ जी, 7 जिलों के साथ इसकी सीमा लगती है। वेरी गुड। अब उसके बाद आगे बढ़े यहां से। एक यदि हम उदयपुर की बात करें कि भाई इस क्षेत्र में वर्षा कितनी होती है, तो लगभग यहां पर 90 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। इस क्षेत्र में लगभग 90 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। यदि हम यहां पर बात करें वनस्पति की, भाई यहां पर वनस्पति कैसी पाई जाती है, तो यहां से याद रखना मेरे दोस्तों, वनस्पति कैसी पाई जाती है, तो सामान्यतः यहां पर सागवान वनस्पति पाई जाती है। सागवान वनस्पति कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं यहां पर चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। यहां पर वन कैसे पाए जाते हैं मेरे दोस्तों? चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। सर ये प्रश्न आया था, उसमें ऑप्शन में बूंदी था। पवन भारूपाल जी ने कहा ये क्वेश्चन आया था, हाँ जिलों के साथ सीमा वाले, तो उसमें बूंदी का। वेरी गुड। तो चित्तौड़गढ़ के साथ लग रही है, देखो यहां पर राजसमंद के साथ लगती है, पाली, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। तो कितने हो गए? 7 जिले हो जाते हैं। थोड़ा सा ही कराया करो, ठीक है जी। अब देखो यहां से, तो यहां पर कहें सागवान वनस्पति पाई जाती है, चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। और याद रखना, राजस्थान में सर्वाधिक जो वन है, वो सर्वाधिक वन कहां पर है? इसी उदयपुर के अंदर आते हैं। सर्वाधिक वन कहां पर आते हैं मेरे दोस्तों? इसी उदयपुर के अंदर आते हैं। उसके बाद में अगली चीज, सर बांसवाड़ा के साथ सीमा नहीं लगती। भाई बांसवाड़ा के साथ सीमा लगती है, काफी थोड़ी बहुत सारी लग रही है, थोड़ी बहुत नहीं बहुत सारी लग रही है, ठीक है। उसके बाद यदि हम और आगे बढ़े मेरे दोस्तों, यहां से अगली चीज हम चर्चा करें इसके साथ, वो क्या आती है? एक यदि हम बात करें कि ये कौन से भौतिक प्रदेश की बात करें कि ये कौन से भौतिक प्रदेश का हिस्सा आता है, तो सामान्यतः यदि हम बात करें तो ये जो आर्द्र जलवायु क्षेत्र है, सामान्य यदि हम बात करें तो सामान्य में तो यह आ जाता है मेरे दोस्तों, सॉरी अति आर्द्र की श्रेणी में आ जाता है। सामान्य तो ये किस में आता है? अति आर्द्र की श्रेणी में आता है। और यदि हम कोपेन के अनुसार बात करें तो कोपेन के अनुसार बात करें तो ये आता है AW जलवायु क्षेत्र में। कोपेन के अनुसार बात करें मेरे दोस्तों तो किस में आता है? AW जलवायु क्षेत्र के अंदर आ जाता है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? तो ये है इसकी वर्तमान स्थिति। उदयपुर संभाग में आता है, इसकी सीमा इन जिलों के साथ लगती है, एक राज्य के साथ लगती है। वर्षा, वनस्पति और भौतिक प्रदेश का बात होगी। हाँ श्याम गीला जी ले लिया भाई, अपना भी नाम ले लिया, श्याम गीला जी, या लो खुश। चलो अब आगे बढ़े। उसके बाद देखो यहां से और आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी? उससे पहले आप लोगों के लिए इंफॉर्मेशन की जो उत्कर्ष क्लासेज है, ये
उत्कर्ष क्लासेज की हम बात करें मेरे दोस्तों तो 13 तारीख है, इस 13 तारीख को बालिग होता जा रहा है। बालिग का मतलब है 18 साल पूरे हो जाएंगे, 19वें साल में प्रवेश कर रहा है। तो उत्कर्ष के 18वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में उत्कर्ष ऐप में सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर भारी छूट है। और कब तक है ये? 13 से 18 सितंबर तक। हाँ जी मेरे दोस्तों, बालिग हो गए हैं उत्कर्ष, अब तो और जवानी में आ गए हैं और ज्यादा फलना और फूलना है उत्कर्ष को। अब आगे बढ़ते हैं यहां से। अब देखो हम बात करें, इससे पहले हम बात करें मेरे दोस्तों, अब यदि वर्तमान में यदि हम बात करें उदयपुर की नदियों की, कि उस उदयपुर में नदियां कौन सी हैं, तो बड़े आराम से सुनना इसको, बड़े चीजों को एक शब्द को सुनना है यहां से, क्योंकि इस नदियों से क्वेश्चन आता है, नदियां और झीलों यहां से क्वेश्चन आता है। अब देखो यहां से नदियों की बात करें मेरे दोस्तों, तो सबसे पहले एक नदी की बात करता हूं जिसका नाम है सोम नदी। पहली नदी कौन सी बता रहा हूं मेरे दोस्तों? सोम नदी की बात करता हूं। और इस सोम नदी की बात करें तो कहानी को बात समझना, इसका उद्गम जो है ये होता है बीछामेड़ी की पहाड़ियों से। बीछामेड़ी की पहाड़ियां हैं और कहां पर हैं ये? उदयपुर के अंदर। जो नदियां उदयपुर से निकल रही हैं हम उन्हीं पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। बीछामेड़ी की पहाड़ियां, उदयपुर से ये नदी निकलती है और नदी बीछामेड़ी की पहाड़ियों से निकलने के बाद और इस प्रकार से बहती हुई आगे चली जाती है। और आगे जाने के बाद इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है बनास नदी। इस बनास नदी में मिल जाती है और कहां पर मिलती है? तो इस स्थान का नाम आता है बिगोद, और बिगोद पड़ता है भीलवाड़ा के अंदर। तो ये बिगोद के ऊपर क्या कहानी बनती है उसको हम लोग चर्चा कब करेंगे? इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे जब भीलवाड़ा की बात करेंगे। तो एक नदी तो आती है मेरे दोस्तों सोम नदी, सॉरी बिगोद में थोड़ी जाती है, तो साहब भेड़त जाती है यहां तक तो ना, सॉरी भेड़त जाती है। बीछामेड़ी की पहाड़ियों से निकलती है और यहां से बहने के बाद में, बीछामेड़ी यहां से बहने के बाद में, और ये डूंगरपुर में, कहां पर? डूंगरपुर की बात करें, क्या बात, आज तो नदियां इधर उधर बहने लग गई है ना, नदियां इधर उधर बहने लगी, कोई बात नहीं, वापस संभालते हैं। वर्षा ज्यादा हो गई है भाई, वर्षा ज्यादा हो गई है। अब देखो तो बीछामेड़ी की पहाड़ियों से निकली कौन सी नदी है? सोम नदी की बात करें और ये डूंगरपुर में एक स्थान आता है नवाटापुरा। कौन सा स्थान है मेरे दोस्तों? नवाटापुरा। इस नवाटापुरा के ऊपर इधर से एक नदी आती है जिसका नाम है माही नदी, और एक प्रतापगढ़ से नदी आती है जिसका नाम आता है जाखम नदी। और ये नदियां आपस में मिल जाती हैं और यहां पर एक त्रिवेणी संगम बना लेती हैं। यहां पर एक त्रिवेणी संगम बनाती हैं। तो ये बनाती कहां पर है? नवाटापुरा डूंगरपुर में। तो जब डूंगरपुर की बात करेंगे तब इसको हम लोग पूरा का पूरा समझेंगे। यहां से मामला गड़बड़ है मामला गड़बड़ नहीं है, मामला तुम्हारे पे ध्यान चला गया कि हमारी टीम इतनी मेहनत कर रही है और आप लोग हो कि जो मैंने आपसे कहा था कि मेरे दोस्तों हमारा जो टारगेट था वो पूरा नहीं हो पा रहा है। अब इसलिए थोड़ा सा ध्यान भटक गया था कि हमारी टीम इतनी मेहनत कर रही है और हमारे बच्चे जो हैं, मेरे छोटे भाई जो हैं, वो इतनी मेहनत नहीं कर रहे, इसलिए थोड़ा सा दिमाग भटक गया था ना। आपके लिए भटका है, चिंता मत करो। बेणेश्वरम धाम या त्रिवेणी संगम बनता है जिसका नाम आता है बेणेश्वरम धाम। तो इसकी हम बात करेंगे मेरे दोस्तों कब? डूंगरपुर के अंदर। लेकिन यहां से अपन सोम नदी की बात करें, उद्गम कहां से हुआ? बीछामेड़ी की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। एक तो ये बहती है उदयपुर में, कहां बहती है? उदयपुर में। और उसके बाद ये कहां बहती है? डूंगरपुर में। और डूंगरपुर में जाके किस में मिल गई? ये माही नदी में मिल जाती है। किस में मिलती है? तो माही नदी में मिल जाती है। अब इसी सोम नदी पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। इस सोम नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है सोम कागदर बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? सोम कागदर बांध बना हुआ है। बस क्लियर। तो याद रखना आ जाए कि भाई सोम नदी का उद्गम कहां से हुआ? तो बीछामेड़ी की पहाड़ियों से। बांध कौन सा इसके ऊपर? सोम कागदर बांध बना हुआ है। तो एक नदी तो होगी अपनी सोम नदी। उसके बाद आगे बढ़े यहां से दूसरी नदी की बात करें मेरे दोस्तों, अगली जो नदी आती है उसका नाम है साबरमती नदी। दूसरी नदी कौन सी आती है मेरे दोस्तों? साबरमती नदी आती है। ये साबरमती नदी का उद्गम जो है, हाँ जय किशन जी तबियत तो ठीक है सर, मेरा भी नाम ले लो, लूंगा भाई, जो निकल जाए तो मैं क्या करूं, है ना। हाँ,
अब देखो दूसरी नदी की हम बात करें मेरे दोस्तों, वो है साबरमती नदी। साबरमती नदी का उद्गम होता तो राजस्थान के उदयपुर से है, लेकिन ये गुजरात की महत्वपूर्ण नदी है, गुजरात की महत्वपूर्ण नदी है। अब साबरमती नदी की हम बात करें, सबसे पहले जिसके उद्गम की बात करें मेरे दोस्तों, तो एक स्थान आता है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य मेरे दोस्तों। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कह सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं गोगुंदा की पहाड़ियां, गोगुंदा की पहाड़ियां। और ये जो गोगुंदा की पहाड़ियां हैं, यहां से नदी निकलती है, यहां से मेरे दोस्तों ये नदी निकलती है। और जब यहां से ये नदी निकलती है तो समझना इस नदी की कहानी। जब ये यहां से नदी निकलती है तो इसे कहा जाता है वाक्कल नदी। क्या बोलते हैं इसको? वाक्कल नदी के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, इसे वाक्कल नदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब यहां पर उसके बाद एक इसके ऊपर एक स्थान आता है मेरे दोस्तों, जिसका नाम है कोटड़ा। इस कोटड़ा से पहले इसमें कई नदियां, छोटी छोटी नदियां और मिल जाती हैं। और इसमें जो नदियां मिलती हैं 3-4, उनकी मैं बात करूं, जैसे इसमें एक नदी तो मिलती है माजम, एक तो मिलती है मेरे दोस्तों माजम, एक मिलती है सेई, एक मिलती है यहां से मधुमती, एक इसमें मिलती है मधुमती, और एक इसमें मिलती है हाथीमती। तो इस फुलवारी की नाल से लेकर के और कोटड़ा तक इसमें 4 प्रमुख नदियां आकर मिल जाती हैं। तो प्रारंभ में तो इसको क्या बोलते हैं? वाक्कल नदी बोलते हैं। और उसके बाद कोटड़ा के बाद, इस कोटड़ा के बाद आगे जब ये नदी जाती है मेरे दोस्तों, तब इसका नाम क्या होता है? साबरमती नदी होता है। तब इसका नाम साबरमती नदी होता है। तो एग्जाम में आ जाए कि इस नदी की बात करें, इस नदी की बात। हाँ मनीष स्वामी जी एकदम ठीक हूं भाई, थैंक यू, इतना केयर करते हो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कोटड़ा के बाद ये जो साबरमती नदी है, इसे कहा जाता है साबरमती नदी। से पहले क्या कहा जाता है? वाक्कल नदी कहा जाता है मेरे दोस्तों। इससे पहले क्या बोलते हैं इसको? वाक्कल नदी कहा जाता है। इस चीज को याद रखना। और इसी कोटड़ा के पास से, इसी कोटड़ा के पास से मेरे दोस्तों एक परियोजना निकाली गई है। इसी कोटड़ा के पास से एक परियोजना निकाली गई है, उसको भी मैं यहां से बता देता हूं। और इस परियोजना का नाम है सेई परियोजना। इसी कोटड़ा के पास से एक परियोजना निकाली गई जिससे नाम है सेई परियोजना। और इस सेई परियोजना के माध्यम से जलापूर्ति की जाएगी। कहां पर की जाएगी जलापूर्ति? तो जो जवाई बांध है पाली के अंदर, इस जवाई बांध जो पाली में मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है मेरे दोस्तों, उसी अमृत सरोवर के अनबाड़ में यहां पर इस जवाई सेई परियोजना के माध्यम से जवाई बांध में जलापूर्ति की जाती है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। गौतम जी नगर, भाई पूरा नाम तो पढ़िए कौन गयो, क्लियर है। यहां से इनकी लेंथ को लेकर विषय चर्चा नहीं करनी है, लेंथ को लेकर चर्चा नहीं करना मेरे दोस्तों। उसके बाद में सीसाराम के ऊपर हमारा होटल है। दिनेश सिंह जी पक्का पक्का जब आएंगे सीसारामा और बूजड़ा पिछोला पे आएंगे तो आएंगे आपके पास पक्का। अब देखो ये तो हो गई यहां से साबरमती नदी, क्लियर हो गया होगा। सेई परियोजना कहां से? इसी कोटड़ा बांध से, इसी नदी से निकाली गई है। और बांध की जलापूर्ति कहां होती है मेरे दोस्तों? इसी जवाई बांध में, जिसको मारवाड़ का अमृत सरोवर कहा जाता है। उसके बाद और हम नदी की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट नदी आती है जिसका नाम है भेड़च नदी। एक इंपॉर्टेंट नदी आती है मेरे दोस्तों भेड़च नदी। और यहां से भी क्वेश्चन लेके जाता है। क्या क्या चीजें आती हैं? अब देखो थानेदार साहब 13 होता अपन की टेंशन, थानेदार 7 हो जना टेंशन थोड़ी हुए। चलो अब देखो, अब हम बात करते हैं भेड़स नदी की बात करें तो सबसे पहले यदि हम बात करें मेरे दोस्तों, स्थान आता है जिस स्थान का नाम है गोगुंदा की पहाड़ियां। एक स्थान है गोगुंदा की पहाड़ियां और यह है कहां पर? उदयपुर के अंदर है गोगुंदा की पहाड़ियां। इस गोगुंदा की पहाड़ियों से एक नदी निकलती है, यहां से एक नदी निकलती है। ये लो जी नदी निकाल ली साहब। जब ये नदी निकलती है इस गोगुंदा की पहाड़ियों से तो सबसे पहले ये बहती है उदयपुर के अंदर बहती है। और जब उदयपुर में बहती है तो इसका नाम जो होता है इसे कहा जाता है आयड़ या आहड़ नदी। इसको आयड़ या आहड़ नदी के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में पूछा आया हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ है मेरे दोस्तों, आयड़ या आहड़ भेड़ नदी का दूसरा नाम क्या है? इस चीज को भी ध्यान में रखना है। अब उसके बाद में, अब जब ये उदयपुर में बहती है तो इसका नाम क्या है? आहड़ नदी। और इसी नदी के किनारे पर
एक सभ्यता मिली है, इसी नदी के किनारे पर एक सभ्यता मिली है मेरे दोस्तों, जिसका नाम है आयड़ सभ्यता या आयड़ या आहड़ सभ्यता, जिनको हम लोग बोलते हैं ना, वो सभ्यता मिली है। तो यहां से ये भी क्वेश्चन बनता है। अब ये जो आयड़ या आहड़ सभ्यता है, इसके बारे में देखो इसका क्वेश्चन क्या बनता है। सबसे पहली चीज इसका क्वेश्चन बनता है खोज। तो इसकी खोज जो है वर्ष 1953 में की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। अक्षय जो कीर्ति व्यास नाम का व्यक्ति था, इसके द्वारा वर्ष 1953 में इसकी खोज की गई थी मेरे दोस्तों। एक चीज तो ये आ जाता है। दूसरा, यदि हम इसके उत्खनन की बात करें, इसका भाई उत्खनन का जो कार्य है ये किसने करवाया, तो इसका उत्खनन का कार्य मेरे दोस्तों 1956 में करवाया था रतन चंद्र अग्रवाल ने। रतन चंद्र अग्रवाल। तो ये कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आहड़ सभ्यता या आहड़ सभ्यता की खोज कब की गई, 1953 में की गई थी अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। इसकी यदि हम बात करें उत्खनन का कार्य तो 1956 में करवाया था मेरे दोस्तों रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा। और कैसी थी ये, ताम्र युगीन सभ्यता थी। एक और देखो, यहीं उदयपुर में इसके किनारे पर एक सभ्यता और मिलती है जिसका नाम है बालाथल सभ्यता। ये भी ध्यान में रखना है कि बालाथल सभ्यता की बात करें, बालाथल सभ्यता ये भी किस नदी के किनारे पर है, तो इसी आहड़ या भेड़स नदी के किनारे पर आती है मेरे दोस्तों बालाथल सभ्यता। क्लियर हो गई। और ये जो बालाथल सभ्यता है ये भी कैसी है, तो देखो यहां से बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, कान खोल लेना। ये ताम्र युगीन सभ्यता है। ये भी कैसी सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यता है मेरे दोस्तों, भेड़ नदी के किनारे पर है। और यदि हम बात करें इसके खनन की बात करें तो इसका खनन जो है वर्ष 1993 में वी मिश्रा के द्वारा, किसके द्वारा, वी मिश्रा जो महोदय थे उनके द्वारा इनका खनन का कार्य प्रारंभ हुआ। और याद रखना यहां पर लोहा गलाने की भट्टियां भी मिली हैं, लोहा गलाने की भट्टियां। अब बताओ एग्जाम में आता कि नहीं आता है, आता है ना, ये यहां से चीजें आती है। मैं तो चाय पी लो जी ताती ताती, ड्रीम RS बड़ा। अब भी टाइम को निप्पा पीस है, एक बार आपको समझा दूं थोड़ा सा। क्लियर है यहां से, तो चलो ये तो हो गई बात यहां से। उसके बाद में ये जो नदी है, इसके बाद इस नदी के ऊपर, ये नदी के द्वारा एक झील बनाई जाती है उदयपुर में, जिसका नाम है उदय सागर झील। हाँ जी मेरे दोस्तों, जिसका नाम है उदय सागर झील। और इस उदय सागर झील के बाद जब ये झील भर जाती है तो उसके बाद ये नदी आगे निकलती है। और जब ये नदी आगे निकलती है तब इसका नाम होता है भेड़च नदी। तब इसका नाम क्या होता है, भेड़च नदी नाम होता है मेरे दोस्तों। और उसके बाद ये नदी आगे बहती है, चित्तौड़गढ़ में बहती है। और चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है इसी नदी के किनारे पर है। और उसमें एक नदी आकर मिलती है जिसका नाम है गंभीरी। तो याद रखना भेड़च और गंभीरी नदी के किनारे के दुर्ग के ऊपर चित्तौड़गढ़ का दुर्ग स्थित है। और इन दोनों का जो संगम होता है, ये जो संगम है इसे कहा जाता है सामेल। ये भी ध्यान में रखना है कि सामेल क्या है, गंभीर और भेड़च नदी के संगम को कहते हैं। और सामेला एक शादी विवाह के दौरान होने वाली जो परंपरा होती है मेरे दोस्तों, उसे कहा जाता है सामेला। और उसके बाद ये आगे जाकर के स्थान आता है बिगोद। और इस बिगोद में एक नदी आती है जिसका नाम है बनास। बिगोद कहां पड़ता है, भीलवाड़ा में, उसमें जाकर के मिल जाती है। तो भेड़च नदी बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। उम्मीद है मुझे पक्की कि एक बात आपके समझ में आ गई होगी। चलो बढ़े आगे, वेरी गुड। उसके बाद देखो और आगे चलते हैं मेरे दोस्तों, यहां से ये चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं झीलों की। नदियां हो गई, तो इस उदयपुर में झीलें कौन सी हैं, तो पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि राजस्थान में सर्वाधिक झीलें कहां पर हैं, उदयपुर में हैं। इसीलिए तो क्या कहा जाता है, उदयपुर को क्या कहा जाता है, झीलों की नगरी कहा था। दिनेश कुमार जी कह रहे हैं सर मैं उदयपुर से हूं, एक बार घूमने आओ। भाई अभी तो बंद पड़े होते उदयपुर, आवा कठे है ना। जिस दिन खुलेगा और उस दिन पक्का आएंगे उदयपुर। जब आएंगे तो पक्का याद करेंगे, हाँ भाई गुरुजी नाराज हो क्या, नहीं रहे कुमार विशु, नाराज नहीं हूं मैं, नाराज किसी से होता ही नहीं हूं भाई, भगवान ने चेहरा ही नहीं दिया नाराज बनाने वाला। तो
हंसता ही रहता हूं। अब देखो राजस्थान में सर्वाधिक झीलें कहां पर हैं? उदयपुर में है। अब कौन कौन सी झीलें हैं उनको समझ लेना, उसके बाद बात करेंगे कौन कौन सी झीलें आती हैं मेरे दोस्तों। सबसे पहले हम बात करते हैं जयसमंद झील की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? जयसमंद झील की बात करें। सबसे पहले कौन झील की बात करते हैं मेरे दोस्तों? इस झील का नाम आता है जयसमंद झील। ये लो जी, सबसे पहली झील हम बात कर रहे हैं जयसमंद झील की। अब इस जयसमंद झील की क्या क्या विशेषता है उनको समझते हैं। पहली चीज, ये जो जयसमंद झील है ये राजस्थान की सबसे बड़ी, ये जो झील है ये राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है, कृत्रिम मीठे पानी की झील। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, एक यदि हम बात करें मेरे दोस्तों तो इस झील का जो निर्माण है, जो जयसमंद झील है, इस जयसमंद झील के निर्माण की बात करें तो निर्माण करवाया था महाराणा जयसिंह के द्वारा। महाराणा जयसिंह के द्वारा करवाया था। और एक नदी आती है जिसका नाम है गोमती नदी। तो गोमती नदी के ऊपर बांध बनाकर या गोमती नदी के पानी को रोककर जयसमंद झील का निर्माण करवाया था महाराणा जयसिंह के द्वारा। एक यदि हम जयसमंद झील के उपनामों की बात करें तो इसे कहा जाता है ढेबर झील। पुलिस कांस्टेबल का फेवरेट क्वेश्चन है, ढेबर झील किसे कहा जाता है? जयसमंद झील को कहा जाता है। और एक इसे कहा जाता है जलचरों की बस्ती। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? जलचरों की बस्ती के नाम से जाना जाता है। क्लियर? उसके बाद यदि हम बात करें तो यहां पर इस झील के ऊपर 7 टापू हैं। 3 4 5 6 7 टापू यहां से, सर जयसमंद में भी कभी आएंगे भाई। इस 7 जो टापू हैं इनमें सबसे बड़ा जो टापू है उसे कहा जाता है बाबा का भांगड़ा। उसको क्या बोलते हैं? बाबा का भांगड़ा कहा जाता है। और जो सबसे छोटा है मेरे दोस्तों, सबसे छोटा जो है इसे कहा जाता है प्यारी। इसको क्या बोलते हैं? प्यारी कहा जाता है। और एक जो टापू है, एक टापू की बात करें, इसके ऊपर होटल आइसलैंड बना दिया गया है। हाँ जी, एक टापू के ऊपर होटल आइसलैंड बना दिया गया, सीधा सीधा आता है यहां से। अब अगली चीज, अगला तो और भी इंपॉर्टेंट बात है कि इन 7 टापुओं की बात करें, इन 7 टापुओं पे निवास कौन करते हैं? तो यहां पर मीणा व भील जो जनजाति है, इस मीणा व भील जनजाति के जो लोग हैं वो इस पे निवास करते हैं। तो ये सब चीजें आती हैं। और एक बात और सुन लेना, वो क्या भाई? इससे 2 नहरें निकाली गई हैं। एक नहर तो ये जिसका नाम है श्यामपुरा, और दूसरी नहर आती है मेरे दोस्तों ये, और इस नहर का नाम है भाट। तो श्यामपुरा व भाट नहरें निकाली गई हैं जिसके माध्यम से उदयपुर के अंदर सिंचाई की जाती है। ये चीजें यहां से आ जाता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं यहां से। सर आपकी क्लास में मजा आ जाता है। हाँ जी शेखावत जी, पक्का पक्का आएंगे भाई। अब आगे बढ़े तो ये तो कौन सी हो गई? जयसमंद झील की हम लोगों ने चर्चा कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक ही मैप में आपको 2 झीलें पढ़ाने वाला हूं। एक झील में 2 चीजें, HD साखलिया, हाँ भाई उनका भी नाम आता है, उनका भी नाम आता, सही बात है, उनका भी नाम आता, मना नहीं करता, उनका भी नाम आता है, वो भी आता है। अब देखो एक ही साथ 2 झीलें पढ़ाने वाला हूं। एक झील का नाम है मेरे दोस्तों पिछोला झील। एक झील तो कौन सी है? पिछोला झील की हम लोग बात करने वाले हैं। एक तो है पिछोला झील, और एक झील की हम बात करें मेरे दोस्तों तो इसका नाम है फतेह सागर झील। इसका नाम क्या आता है? फतेह सागर झील। ये दोनों एक साथ पढ़ने वाले हैं। एक में साथ इसलिए लिखा क्योंकि यहां पर कुछ ना कुछ जोड़ने वाले भी हैं। अब देखो सबसे पहले पिछोला झील की बात करें। इस पिछोला झील में नदियां आकर गिरती हैं। पहले तो नदी गिरा देते हैं, और जो नदियां आकर गिरती हैं उनका नाम है सीसा, रमा और बूजड़ा। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि भाई पिछोला झील में गिरने वाली नदियां कौन सी हैं? सीसा, रमा और बूजड़ा। सर पिछोला में गिरने के बाद फतेह सागर में, सर पिछोला में बिछड़ा का नाम याद आया। हाँ वेरी गुड, लासड़िया का पठार दिखाओ। लासड़िया को पठार दिखावा, दिखा देंगा, बोराट को भी दिखा देंगा, और बता गिरुआ, जरगा, रागा, देसरो, ये भी दिखा देंगा। अया छोटी छोटी बात मत करया करो, आ जाओ। तो ये हो गई पिछोला झील। नदियां कौन सी गिरती हैं?
सीसारामा और बूजड़ा जो नदियां हैं वो याद रखना मेरे दोस्तों, इसमें आकर के गिरती हैं। एक चीज तो ये आपको ध्यान में रखना, पूछा जाता है कई बार, सीसारामा और बूजड़ा नदियां आकर के गिरती हैं। उसके बाद यदि हम इसके निर्माण की बात करें तो इसके निर्माण के बारे में कहा जाता है कि एक बंजारे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, और बाद में इसके निर्माण का जो पक्का कार्य है यह करवाया था फतेह सिंह ने। तो पिछोला झील जो है इसका निर्माण एक बंजारे के द्वारा माना जाता है। उसके बाद यदि हम बात करें, अगली चीज समझना, अब ये जो पिछोला झील है, इस पिछोला झील में 2 महल हैं। ये महल दिख रहे हैं आपको, इस प्रकार से इसमें 2 महल बना देता हूं। 2 महल है मेरे दोस्तों। एक जो महल है इसको कहा जाता है भाई जग मंदिर, एक को तो कहा जाता है जग मंदिर, और एक को कहा जाता है जग निवास। एक को कहा जाता है जग निवास। ये जो जग मंदिर है इसका निर्माण करवाया था जसवंत सिंह ने। जो महाराजा जसवंत सिंह थे, जगत सिंह रे यारो, जग मंदिर, जगत सिंह महाराणा जगत सिंह प्रथम ने, और इसका निर्माण करवाया था महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा। ठीक है, एक तो ये ध्यान में रखना, इनका निर्माण जो है हाँ राणा लाखा के शासनकाल में हुई थी बंजारे के द्वारा। हाँ, बिच्छू बंजारा, चिड़ीमार बंजारा, ये सब आते हैं। अब देखो तो इसका जो जग मंदिर है इसका निर्माण तो जगत सिंह प्रथम ने करवाया, और जग निवास जो है इसका निर्माण महाराणा जगत सिंह द्वितीय ने करवाया। अब ये जो जग मंदिर है इसके बारे में कहा जाता है मेरे दोस्तों, क्या इसके बारे में कहते हैं कि यहां पर एक तो जो 1857 की जो क्रांति थी उस समय नीमच छावनी के जो 40 सैनिक थे, उन 40 सैनिकों को यहां पर क्या दी गई थी मेरे दोस्तों, शरण दी गई थी। यहां पर शरण दी गई थी महाराणा फतेह सिंह के द्वारा। और एक जो शाहजहां था, शाहजहां ने जो अपने पिताजी के खिलाफ जब विद्रोह किया था तो उन्होंने विद्रोह के दौरान भी अपनी शरण कहां ली थी, इसी झील के ऊपर ली थी। यह ध्यान में रखना है। अब जगनिवास की बात करें तो जो जगनिवास है इसे वर्तमान में होटल लेक पैलेस बना दिया गया है, और इसका संचालन किया जाता है आरटीडीसी के द्वारा। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है, आरटीडीसी के द्वारा किया जाता है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा इस पिछोला झील के साथ और बातें बताऊं। एक तो आपको याद रखना, विश्व में सर्वप्रथम जो सौर ऊर्जा की जो नाव है वो कहां चलाई गई, इसी पिछोला झील में। विश्व की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव कहां चलाई गई मेरे दोस्तों, यही चलाई गई। एक यहां पर बात करें तो इस झील के किनारे पर एक आता है नटनी का चबूतरा। एक यहां पर क्या है, नटनी का चबूतरा भी है। यह भी एग्जाम में पूछा गया कि इस झील के किनारे पर क्या है, नटनी का चबूतरा है। एक हम बात करें मेरे दोस्तों, एक ये जो झील है, इस झील के किनारे पर बागोर की हवेली है। क्या है यहां पर, बागोर की हवेली है। हाँ जी, बागोर की हवेली है, यह ध्यान में रखना है। और ये जो बागोर, लासड़िया मेरी तहसील है, ठीक है भाई मीना जी। अब देखो बागोर की हवेली की बात करें तो इसके बारे में आता है कि एक तो विश्व की सबसे बड़ी जो पगड़ी है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी कहां रखी हुई है, इसी बागोर की हवेली में रखी गई है। और एक याद रखना, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा आता है, पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक जो केंद्र है उसका मुख्यालय भी कहां पर है, इसी बागोर की हवेली में है। और इस पश्चिमी क्षेत्र जो केंद्र है इसका अध्यक्ष या कौन होता है, वो होता है राज्य का राज्यपाल। तो राजस्थान का जो राज्यपाल है वो यहां पर है मेरे दोस्तों। क्लियर हो गया, इतनी सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है इनके साथ साथ। ठीक है भाई, ये चीजें अपने को पूरी की पूरी बातें पता होनी चाहिए। अब एक और देखो, एक इस पिछोला झील के पास दूध तलाई भी है। एग्जाम में आ जाए कि भाई दूध तलाई कहां पर है, तो दूध तलाई जो है ये उदयपुर में है, और इसी पिछोला झील के पास ही है दूध तलाई भी। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। और एक इसी पिछोला झील के पास एक गांव है जिसका नाम है शिल्पग्राम जो गांव है जो हवाला ग्राम है 1989 में, वो भी इसी पिछोला झील के किनारे पर है। ये सब चीजें यहां से आ जाती है। भाई नटनी का चबूतरा तो कुछ ज्यादा इतिहास वाला ज्यादा जानता है, मैं इसको इतना ज्यादा नहीं पता। इस चीजों को समझना मेरी थोड़ी सी लिमिटेशन हो जाती है, क्योंकि मैं इतिहास का टीचर नहीं हूं। तो यहां से ये चीजें आती हैं। क्लियर हो गया। अब देखो उसके बाद यदि हम बात करें, अगली झील आती है
फतेह सागर झील। यदि हम इस फतेह सागर झील की कुछ विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली चीज, एक तो मेरे दोस्तों इसे कनाट झील भी कहा जाता है या कनाट तालाब कहा जाता है, एक बात तो ये याद रखना है। और एक इसे कहा जाता है देवली तालाब, इसे कनाट तालाब और देवली तालाब के नाम से जाना जाता है, एक तो ये आता है। दूसरा यदि हम बात करें तो ये जो फतेह सागर झील है, सबसे पहले देखो इसके निर्माण की बात करें कि भाई इसका निर्माण किसने करवाया, तो सबसे पहले इसका जो निर्माण करवाया था ये महाराणा जयसिंह ने करवाया। लेकिन बाद में ये जो झील है ये खराब हो जाती है, मिट्टी से भर जाती है, तो बाद में इसकी जो पुनः आधारशिला रखी थी, पुनः आधारशिला ये रखी थी ड्यूक ऑफ कन्नाट ने, ड्यूक ऑफ कन्नाट के द्वारा, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, कन्नाट तालाब। और बाद में इसका पुनः जो निर्माण करवाया था, ये करवाया था किसने, महाराणा फतेह सिंह ने। इसका निर्माण करवाया था मेरे दोस्तों महाराणा फतेह सिंह ने, और महाराणा फतेह सिंह के द्वारा निर्माण कराने के कारण इसको क्या कहा गया, फतेह सागर झील कहा गया। ये चीजें यहां से, सर मंदिर कब दिखाओगे, सांस बहुरो मंदिर किसरे नाजीरो मंदिर दिखा दे सर, जल्दी के करो, ठीक है, ये चीजें यहां से आ जाती हैं। उसके बाद में एक ये जो फतेह सागर झील है, इसके साथ और क्या आती है मेरे दोस्तों, तो इसके ऊपर एक टापू आता है, इस टापू का नाम है नेहरू टापू। इसका नाम क्या है मेरे दोस्तों, नेहरू टापू आता है। एक यदि हम बात करें यहां पर, तो एक यहां पर याद रखना, यहां पर भारत की प्रथम सौर वेधशाला, सौर जो वेधशाला है इसकी स्थापना की गई। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और देखो अगली चीज, इंपॉर्टेंट बात, ये जो फतेह सागर झील है, इस फतेह सागर झील के पास कुछ पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियां हैं मेरे दोस्तों फतेह सागर झील के पास, जिनको कहा जाता है मोती मगरी की पहाड़ियां। क्या बोलते हैं, मोती मगरी पहाड़ियां कहा जाता है, याद रखना इनका नाम क्या है, मोती मगरी की पहाड़ियां हैं। और ये जो मोती मगरी की पहाड़ियां हैं, यहां पर महाराणा प्रताप का स्मारक है, यहां पर महाराणा प्रताप स्मारक है मेरे दोस्तों। यहां पर ये चीजें आपको ध्यान में रखना है, महाराणा प्रताप का म्यूजियम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है भाई। क्लियर हो गए यहां से, हाँ मनोज शर्मा ठीक है भाई, कोई बात नहीं, देख लिया मैंने। अब देखो उसके बाद ये चीजें तो यहां पर हो गई है। उसके बाद में ये जो पिछोला झील है और ये जो फतेह सागर झील है, इन झीलों को आपस में जोड़ा जाता है, और इनको जोड़ने के लिए बीच में एक झील और बनी हुई है, और इस झील का नाम आता है स्वरूप सागर झील। जिसका नाम क्या आता है मेरे दोस्तों, स्वरूप सागर झील आता है। तो ये भी एग्जाम में आ जाए कि पिछोला झील और फतेह सागर झील को जोड़ने वाली झील कौन सी है, तो स्वरूप सागर झील आ जाती है। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको, दोनों झीलें पिछोला झील और फतेह सागर झील भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं यहां से, अब देखो आगे बढ़े यहां से, अब हम बात करते हैं इस उदयपुर में जो स्थित कुछ अभ्यारण्य हैं मेरे दोस्तों, उन अभ्यारण्यों की हम लोग चर्चा करते हैं। अब हम किसकी बात करते हैं, यहां पर जो अभ्यारण्य हैं, इन अभ्यारण्यों की चर्चा करते हैं। कौन कौन से अभ्यारण्य आ जाते हैं मेरे दोस्तों यहां पर, तो एक अभ्यारण्य तो आता है यहां पर सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। एक तो कौन सा आता है मेरे दोस्तों यहां पर, जिसका नाम है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। एक तो मैं लिखता हूं यहां पर जिसका नाम है सज्जनगढ़, ये भी चलो एक मिनट चेंज कर लेता हूं, हाँ जी, एक तो आ जाता है जिसका नाम है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। एक तो ये तो हो गया सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। और यदि हम सज्जनगढ़ अभ्यारण्य की बात करें, स्थापना कब हुई थी, 1955 के अंदर स्थापना कब हुई थी, 1955 के अंदर। उसके बाद देखो ये जो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य है, इसी के अंदर याद रखना यहां पर एक जैविक पार्क भी बनाया जा रहा है, तो सज्जनगढ़ जैविक पार्क भी इसी में बनाया जा रहा है। और एक याद रखना, एक यहां पर सज्जनगढ़, इसी के अंदर सज्जनगढ़ मृगवन भी है, यहां पर इसी सज्जनगढ़ में एक सज्जनगढ़ मृगवन भी आता है। तो एक तो यहां पर है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य 1955 में, ये चीज यहां पर आ जाती है। उसके बाद में और हम बात करें मेरे दोस्तों, एक कौन सा आता है, एक आ जाता है मेरे दोस्तों यहां से जिसका नाम आता है जयसमंद अभ्यारण्य।
एक कौन सा आता है, जयसमंद अभयारण्य की बात करें, और ये जो जयसमंद अभयारण्य जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1955 के अंदर। इसकी स्थापना भी कब हुई, 1955 के अंदर। उसके बाद यदि हम बात करें और कौन सा आ जाता है, तो एक अभयारण्य आ जाता है जिसका नाम है फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल एक अभयारण्य आता है जिसका नाम है फुलवारी की नाल। और यदि हम फुलवारी की नाल की बात करें, इसकी स्थापना की डेट आती है 1983। याद रखना यहां पर सोम मानसी वाक्कल नदी का उद्गम होता है, यहां से सोम मानसी और जो वाक्कल नदी है, इन नदियों का उद्गम कहां से होता है, इसी फुलवारी की जो नाल अभयारण्य है यहीं से होता है। और एक इस फुलवारी के नाल अभयारण्य की हम और बात करें तो इसी के अंदर एक ह्यूमन एनाटोमी पार्क बनाया गया। एनाटोमी जो पार्क है, एनाटोमी पार्क, वो कहां पर बनाया गया है, इसी फुलवारी की जो नाल अभयारण्य है यहीं पर बनाया गया है। उसके बाद मेरे दोस्तों एक अभयारण्य और आता है, और इस अभयारण्य का नाम आता है कुंभलगढ़ का अभयारण्य या कुंभलगढ़ अभयारण्य। ये जो कुंभलगढ़ अभयारण्य है ये राजसमंद, उदयपुर और पाली के अंदर है। राजसमंद, उदयपुर और पाली के अंदर है। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1971 के अंदर हुई थी। और ये जो अभयारण्य है यहां से एक मथाई नदी निकलती है, मथाई नदी का उद्गम होता है। और एक ये जो अभयारण्य है, ये जो जंगली भेड़ियां हैं, इन जंगली भेड़ियों के लिए प्रसिद्ध आता है। ये चीजें आप आ जाते हैं मेरे दोस्तों। सर जी आप 55 मस्त बोलते देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर अपने लोकल टंग का प्रभाव आता है। मेरा बेसिकली संबंध शेखावाटी से है, और शेखावाटी में भी एकदम हरियाणा के बॉर्डर पे, खेतड़ी तहसील में हरियाणा के बॉर्डर पे गांव आता है। तो मेरे पास थोड़ी सी भाषा शेखावाटी, कुछ भाषा हरियाणी, दोनों प्रभाव पड़ते हैं। तो वो जो हरियाणी टंग आता है ना, वो टंग प्रभाव पड़ेगा तो जिसका मजा आए, लो पूरा पूरा आनंद, शर्माते क्यों हो। क्लियर यहां से? हाँ जी, तो ये सब चीजें आ जाती हैं। तो ये अभयारण्य है, 4 अभयारण्य जिनका संबंध किससे आता है मेरे दोस्तों, उदयपुर से आता है। क्लियर हो गया पूरा का पूरा मामला। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद यदि हम प्रमुख स्थानों की बात करें, उसके बाद हम बात करें मेरे दोस्तों कि भाई इस उदयपुर में प्रमुख स्थान कौन से हैं, चाहे वो ऐतिहासिक दृष्टि से हो, चाहे वो धार्मिक दृष्टि से हो, और चाहे वो सांस्कृतिक दृष्टि से हो, उन सब की हम लोग बात करा देंगे। हाँ जी सर जी, अब क्या नाक को लगा दियो ताकि आथा में मेहंदी लाग जाए। बड़ा नाक को लाग गया बिना मेहंदी लाग गया को नहीं। हाँ अंकित चौधरी जी, खेतड़ी में संबंध आता है। अब देखो नाक को लाग गया बिना आथा मेहंदी लाग गया को नहीं, आप बात तो सही है, बस उसी के लिए तो जो मेहनत करनी है। आ जाओ भाई। अब देखो यहां से अपन बात करते हैं भाई कौन कौन से प्रमुख स्थान आते हैं इसके साथ साथ। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक तो गोगुंदा का। किसकी बात करते हैं मेरे दोस्तों, गोगुंदा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, गोगुंदा। तो ये जो है ये गोगुंदा पैलेस है। ये क्या है, गोगुंदा पैलेस है। गोगुंदा के अंदर हेरिटेज पैलेस है। लेकिन यदि ऐतिहासिक दृष्टि से बात करें गोगुंदा का, तो यहां से चीजें क्या आती हैं, यहां से संबंध आता है मेरे दोस्तों कि यहां गोगुंदा वह स्थान है जहां पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। राज्याभिषेक हुआ था। एग्जाम में यह क्वेश्चन बनता है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था। तो कहां पर हुआ मेरे दोस्तों, गोगुंदा के अंदर हुआ। और कब हुआ था, तो 1572 में हुआ। कब हुआ, 1572 के अंदर। एक तो ये आपको देना है 1572 की हम बात करते हैं। एक तो चीज ये आ जाता है, ये गोगुंदा पैलेस की फोटो है, लेकिन हमें गोगुंदा के साथ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है कि यहां पर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। उसके बाद में एक मेरे दोस्तों ये आ जाती है मायरा की गुफा। ये आ जाती है मायरा की गुफा। मायरा की गुफा। और इस मायरा की गुफा के साथ यदि हम बात करें तो जो हल्दी घाटी का युद्ध था, इस हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था, इसके बाद महाराणा प्रताप ने शरण कहां पर ली थी, कहां पर ली थी मेरे दोस्तों, इसी मायरा की गुफा में शरण ली थी। जब कहा जाता है ना यहां से क्या कि भाई जब महाराणा प्रताप ने रूखी रोटी वगैरह खाई थी, वो घास की रोटियां खाई थी और वो था, उसकी बात करें तो वो ये मायरा की गुफा थी, यहीं पर शरण ली थी। वो सब बातें यहां से आ जाती। सीता माता अभयारण्य कहां पर है, शेरां वाला का लाडरा प्रतापगढ़ में है। उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है बावड़ा। हाँ जी ठीक है। तो 2 प्रमुख स्थान हो गए, गोगुंदा और एक हमने बात करी मायरा की गुफा।
उसके बाद और आगे चर्चा करें, उसके बाद आता है मेरे दोस्तों एक यहां पर ये आ जाता है जगत अंबिका माता का मंदिर, जगत अंबिका माता का मंदिर, अंबिका माता का मंदिर एक ये आ जाता है मेरे दोस्तों। और यहां से इनके बारे में क्या क्या पूछा जाता है, तो जगत अंबिका माता का मंदिर जो है ये जगत में है, और जगत कहां पर है, गांव है जगत उदयपुर में, वहां पर है मेरे दोस्तों। इसके बारे में क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछते हैं उनकी बात करें तो पहला तो आता है कि ये जो मंदिर है इसे शक्तिपीठ कहा जाता है, इस मंदिर को शक्तिपीठ कहते हैं। और शक्तिपीठ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो मंदिर है ये मातृ देवियों के लिए समर्पित है, मातृ देवियों को समर्पित है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, शक्तिपीठ कहा जाता है। और एक यदि हम बात करें तो जगत अंबिका माता का जो मंदिर है मेरे दोस्तों इसे कहा जाता है मेवाड़ का खजुराहो, इसको क्या बोलते हैं, मेवाड़ का खजुराहो के नाम से जाना जाता है, मेवाड़ का खजुराहो के नाम से जाना जाता है। और ये भी याद रखना एक ये जो मंदिर है ये नागर शैली पर है, कौन सी शैली पर है, नागर शैली का नाम आ सकता है या महामारू शैली का भी नाम आ सकता है, महामारू शैली, तो महामारू शैली नागर शैली का ही एक भाग है। तो जगत अंबिका का माता का मंदिर हाँ जी कहां पर है, जगत में है, शक्तिपीठ कहते हैं, मातृ देवियों को समर्पित है, मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है और सिसोदिया वंश की कुल देवी है ये, हाँ जी, और ये नागर शैली पर आधारित है। उसके बाद मेरे दोस्तों हम बात करें एक आ जाता है जगदीश मंदिर, एक उदयपुर का फेमस आता है जिसका नाम है मेरे दोस्तों जगदीश मंदिर। इस जगदीश मंदिर के बारे में आपसे एग्जाम में क्या पूछा जाता है, यदि हम उसकी चर्चा करें तो एक तो पूछा जाता है यहां से कि भाई जगदीश मंदिर का जो है ये निर्माण किसने करवाया, तो इसका निर्माण करवाया था महाराणा जगत सिंह ने, महाराणा जगत सिंह, किसकी बात करें, महाराणा जगत सिंह सेकंड जो था उनके द्वारा निर्माण करवाया गया। एक ये जो मंदिर है ये 50 खंभों का मंदिर है, 50 खंभों का मंदिर है। एक ये जो मंदिर है ये सौपन का मंदिर है, सौपन का मंदिर कहा जाता है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना। जगदीश मंदिर महाराणा जगत सिंह द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया और ये 50 खंभों का मंदिर है। और सौपन का मंदिर, सॉरी, अरे हाँ ये याद रखना जगदीश मंदिर जी इधर हैं और ये नागर ये इधर हैं, थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना भाई, इतना ध्यान रखना, ये थोड़ी ध्यान में नहीं दिया, फोटो जल्दी से आ गए ना क्योंकि समय 1 घंटे का टाइम था। तो ये जो यदि हम बात करें जगत अंबिका का मंदिर, ये था जगत अंबिका का मंदिर, ये था भाई जगत अंबिका का, और जगदीश जी का मंदिर ये है। अब जाके ध्यान में आओ तरीके ये है, हाँ जी ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान में रखना, हल्दी घाटी कहाँ पर है, राजसमंद में, उनको देख लेंगे भाई। इन चीज़ों कौन सी फिल्म की शूटिंग उदयपुर में भाई, यो कौन बेरो, ठीक है, इनको देख लेना। ये तो फोटो थी अपने पास, कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना ना ये थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया इसलिए हो गया है। अब क्योंकि समय अपने पास कम होता है, 1 घंटे का ही टाइम होता है और इसलिए अपन इसको फटाफट से कर रहे थे। अब देखो आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में और मंदिर कौन से आते हैं मेरे दोस्तों यहां से, तो एक अपना यहां आ जाता है मेरे दोस्तों जिसका नाम आता है ऋषभ देव जी का मंदिर। एक कौन सा आता है, ऋषभ देव जी का मंदिर उदयपुर में, केसरिया जी का मंदिर की बात की जाती है। किसकी बात करें मेरे दोस्तों, केसरिया जी की बात की जाती है। तो ऋषभ देव जी के मंदिर की यदि हम बात करें, इनकी कहानी की बात करें मेरे दोस्तों, ये कहां पर आता है, तो याद रखना पहली चीज ये जो मंदिर है ये एक नदी के किनारे पर है जिसका नाम है कोयल नदी, जिसका नाम क्या है, कोयल नदी। एक तो ये आपको ध्यान में रखना है। एक यदि हम बात करें तो यहां पर जो जैन धर्म के प्रथम जो गुरु थे जिनका नाम आता है आदिनाथ, जिनका नाम क्या आता है, आदिनाथ या ऋषभ देव जी, ऋषभ देव जी की प्रतिमा यहां पर स्थापित है। हाँ जी, यहां उनकी प्रतिमा यहां पर स्थापित है। सर जगत जी को सपने में आया था, हाँ जगत जी को सपने में आया था ऐसा कहा जाता है, कोई बात नहीं सर, हाँ जी महनाज बानो, जल्दी के चक्कर में ऐसा हो जाता है क्योंकि अपना समय हो गया, अभी उदयपुर का मैटर बहुत बाकी है तो उसको देखे बिना मैंने अपनों को तो खींच बताना था। सर जाट गुरु की नाम बताओ, खेतड़ी में आशीष, बता दूंगा भाई, जाते जाते बता दूंगा। हाँ जी, खेरवाड़ा के अंदर पुलिस ट्रेनिंग है, राजस्थान पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है खेरवाड़ा उदयपुर के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखो मेरे दोस्तों, और यदि हम मंदिर की बात करें तो ये तो हो गया ऋषभ देव जी का मंदिर और यह कोयल नदी के किनारे पर इसकी बात की जाती है। एक हम बात करें तो ये है आयड़ के आयड़ के जैन मंदिर। ये क्या है मेरे दोस्तों, यहां पर आयड़ के जैन मंदिर है,
आयड में जैन मंदिर हैं और ये जो जैन मंदिर हैं ये कहा जाता है कि इनका निर्माण जो है ये 12वीं शताब्दी में हुआ था। तो 12वीं शताब्दी में जैन मंदिरों का निर्माण हुआ था आयड में। तो ये आयड के जैन मंदिरों की फोटो आती है। उसके बाद और आगे बढ़े यहां से, उसके बाद आ जाता है मेरे दोस्तों, एक आता है हरिहर का मंदिर। एक कौन सा आता है? हरिहर मंदिर आ जाता है, या इसे मीरा मंदिर भी कहा जाता है। हरिहर मंदिर या मीरा मंदिर, क्योंकि जो मीरा है उन्होंने यहां पर बैठ करके और भगवान जो कृष्ण थी उनकी आराधना की थी, इसलिए इसको मीरा मंदिर भी कहा जाता है। ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। अब ये जो हरिहर का मंदिर है ये हम बात करें तो ये वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है। वैष्णव जो संप्रदाय है, हाँ, उनसे संपर्कित है ये मंदिर। एक बात तो ये ध्यान रखना है। और एक यहां पर भगवान विष्णु की प्रतिमा है। यहां पर भगवान जो विष्णु है उन भगवान विष्णु की प्रतिमा है, ये याद रखना। जो हरिहर का जो मंदिर है इसे मीरा मंदिर कहते हैं। सर मैंने आपको गंगानगर में देखा, हाँ गंगानगर में था मैं कभी, चलो जो भी था अब यही है। तो यहां पर भगवान, यहां पर जो मीरा जी हैं इन्होंने भगवान जो कृष्ण थे उनकी आराधना की थी या उनका भक्ति किया था, इसलिए इसको मीरा मंदिर भी कहा जाता है। लेकिन सबसे ऊपर चीज मेरे दोस्तों क्या आता है कि यहां पर मूर्ति किसकी है, प्रतिमा किसकी है? तो यहां पर प्रतिमा आती है मेरे दोस्तों, को वो किसकी है? भगवान विष्णु की प्रतिमा। यहां पर प्रतिमा किसकी है मेरे दोस्तों? भगवान विष्णु की प्रतिमा है। अगला जो मंदिर आता है ये तो बड़ा फेमस है एग्जाम की दृष्टि से, और वो आता है सास बहू का मंदिर। एक कौन सा आता है मेरे दोस्तों? सास बहू का मंदिर। वैसे बन तो नहीं सकता सास बहू का मंदिर एक साथ, क्योंकि दोनों में इतनी तो, हाँ समझ गए बात को, दोनों बन तो नहीं सकते, लेकिन अच्छी बात है ऐसा बन गया। मैं भी घर पे चर्चा करता हूं ऐसी ऐसी बातें। तो सास बहू का मंदिर आता है और ये कहां पर है? तो ये है मेरे दोस्तों नागदा में। सास बहू का मंदिर आता है और ये सास बहू का मंदिर कहां पर है? नागदा के अंदर है। इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है भाई। सास बहू का मंदिर कहां पर है? नागदा के अंदर आता है। अब देखो इस सास बहू के मंदिर की यदि हम बात करें तो यहां पर भी भगवान जो विष्णु है उनकी ही प्रतिमा है। भगवान विष्णु की प्रतिमा कहां पर है? इस सास बहू के मंदिर में आती है। एक याद रखना, ये जो मंदिर है ये प्रतिहार शैली पे कह सकते हैं कि किस पे है? ये प्रतिहार शैली पर है, या ये हम कह सकते हैं महामारू शैली पर आधारित है। प्रतिहार शैली या महामारू पर शैली पर आधारित है। और एक यदि हम बात करें तो ये जो मंदिर है सास बहू का मंदिर, इसकी जो दीवारें हैं इन दीवारों पर महाभारत व रामायण लिखा हुआ है। यहां पर महाभारत व रामायण उकेरित किया हुआ है। तो ये भी आज कहीं कहीं खोए हुए लग रहे, खोया हुआ नहीं हो रहा है, खोया हुआ नहीं हूँ। बस थोड़ी सी चिंता हो जाती है जब देखता हूँ कि भाई लाइव कम है, तो थोड़ा सा दिल तो बैठता ही है, क्योंकि इतनी मेहनत हमारी टीम कर रही है। देखो कितनी सारी फोटोएं निकाल रही है, कितना सारा मैटर हम लोग तैयार कर रहे हैं। आपको उम्मीद नहीं होगी इस क्लास को तैयार करने के लिए मुझे कितनी मेहनत लगी होगी, आप उम्मीद नहीं कर सकते हो कि कितने घंटे मैंने इसको तैयार किया होगा। क्योंकि मेरा वास्तविक बैकग्राउंड मेरा ज्योग्राफी है और मैं इतिहास, ये तो इसका समझ लो कि मुझे कितनी तैयारी करनी पड़ी होगी इन मंदिरों को ध्यान में रखने के लिए कि ये मंदिर उसका है। और उसका रिजल्ट जब इतना आता है ना तो दिल थोड़ा सा उदास तो खो ही जाता है कहीं ना कहीं। वैसे खोने वाली उम्र अब रही नहीं है। बस वही बात है। अब इस चीज़ों को आप समझते हो तो बात अच्छी है। अब इतनी मेहनत है और उस मेहनत का रिजल्ट कम आता है ना तो थोड़ा सा बुरा लगता है। चलो आ जाओ सर, एक बार वर्दी दिला दो। पक्का भाई, वर्दी तो आपको ही लेनी है। उसके बाद और आगे बढ़े मेरे दोस्तों तो 3-4 मंदिर और यहां पर हैं, हम उनकी बात करें। जैसे एक आ जाता, अपन बात करें यहां पर आता है गुप्तेश्वर। एक आता है मेरे दोस्तों यहां पर गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर, गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। एक ये आता है यहां से गुप्तेश्वर महादेव मंदिर की बात करें, इसकी बात की जाती है। और ये जो एक पर्वत आपको दिख रहा है, पहाड़ी पे दिख रहा है, इस पर्वत का नाम है गिरुआ है। ये इस गिरुआ पर्वत के ऊपर आता है। गिरुआ क्षेत्र में पर्वत है जिसका नाम है आड़ा पर्वत। ये यहां पर एक पर्वत है गिरुआ क्षेत्र में जिसका नाम है हाड़ा पर्वत, उसके ऊपर है गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर। और यदि हम गुप्तेश्वर महादेव के मंदिर की बात करें तो इनको कहा क्या जाता है मेरे दोस्तों? इसको कहा जाता है मेवाड़ का अमरनाथ। इसको क्या कहते हैं? मेवाड़ के अमरनाथ के नाम से जाना जाता है। नागदा उदयपुर में है।
क्लियर है। तो मेवाड़ का अमरनाथ कहा जाता है, गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर गुरुआ जो गिरुआ क्षेत्र है वहां पर है मेरे दोस्तों। और हम बात करें क्या, तो ये हाड़ा पर्वत के ऊपर आता है। उसके बाद यदि हम और बात करें, ये जो मंदिर आता है, इस मंदिर की यदि हम बात करें मेरे दोस्तों, तो इस मंदिर की यदि हम बात करें भाई, ये मंदिर कौन सा है, तो याद रखना बोहरा गणेश का मंदिर है। ये कौन सा मंदिर है, बोहरा गणेश मंदिर है। बोहरा जो गणेश मंदिर है वो है ये बोहरा गणेश मंदिर की बात करें, और ये भी कहां पर है, उदयपुर में। एग्जाम में आ जाए कि बोहरा गणेश का मंदिर कहां पर है, तो उदयपुर में है। एक देखो और मंदिर की हम बात करें कि भाई एक मंदिर और है यहां पर, और ये कौन सा है मेरे दोस्तों, इस मंदिर का नाम है मनसा पूर्णी करणी माता का मंदिर। इसका नाम क्या है मेरे दोस्तों, तो मनसा पूर्णी करणी माता का मंदिर है। करणी माता, वैसे करणी माता का मंदिर कहां पर है, तो बीकानेर में, लेकिन मनसा पूर्णी करणी माता का मंदिर कहां पर है, उदयपुर के अंदर है। और यहां पर एक चीज फेमस है, वो क्या, यहां पर उड़न खटोला है। यहां पर उड़न खटोला है मेरे दोस्तों। उड़न खटोला का मतलब क्या है, उड़न खटोला, हाँ जी। और उड़न खटोला का मतलब हुआ यहां पर रोपवे है भाई, रोपवे। और रोपवे भी कौन सा, राजस्थान का दूसरा रोपवे, जिसकी स्थापना कब की गई थी, 8 जून 2008 में। तो ये था मनसा पूर्णी करणी माता का मंदिर उदयपुर में मेरे दोस्तों। और उसका जो मंदिर था यहां पर उड़न खटोला है, राजस्थान का दूसरा उड़न खटोला, जिसकी स्थापना 8 जून 2008 को की गई थी। ये सब चीजें यहां से आ जाती हैं। इसके अलावा एक गोसन बाबूजी का मंदिर भी आता है, मैं लिख दूं यहां पर, एक आता है मेरे दोस्तों गोसन बाबूजी का मंदिर। गोसन बाबूजी का मंदिर भी है, इनमें से फोटो नहीं है कहीं पर भी। गोसन बाबूजी का मंदिर भी मेरे दोस्तों, जिसका जो है कातनबाड़ा गांव आता है, जिसका नाम आता है कातनबाड़ा गांव। कातनबाड़ा गांव, कातनबाड़ा गांव के अंदर है। और यहां पर पत्थर के जो बैल होते हैं वो चढ़ाए जाते हैं। ये कहते हैं कि ये जो किसान जो लोग थे, वो जब यहाँ पर उनके बैल गुम जाते थे तो वो यहाँ आराधना करने आते थे, और उस आराधना के सापेक्ष पत्थर के बैल चढ़ाते थे। इसलिए इसको क्या, ये जो इसको यहाँ पर कहते हैं, आज भी प्रथा कि पत्थर के बैल पढ़ते हैं। गोसन बाबूजी का मंदिर कहाँ पर है, कातनबाड़ा के अंदर आ जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है भाई। उसके अलावा और देखो भाई, और क्या क्या आता है, देखो यहां से चीजें समझते चलना। एक आता है मेरे दोस्तों, यहां पर हम बात करें तो वो आती है महाराणा प्रताप की छतरी। एक आती है हमारे दोस्तों महाराणा प्रताप की छतरी, और ये कहां पर है, चावड़ में। कहां पर है, चावड़ के अंदर है। महाराणा प्रताप की छतरियां कहां पर है मेरे दोस्तों, राजस्थान का खजुराहो किस दुर्ग को कहते हैं, राजस्थान का खजुराहो किसको कहते हैं भाई, बाड़मेर में है ना। अरे क्या बात करते हो, पावटा सब्जी मंडी में देखा है राजस्थान है तेरी बावड़ा, पावटा सब्जी मंडी में पावटा। अब देखो तो महाराणा प्रताप की यदि हम छतरियों की बात करें, ये कहां पर है, चावड़ के अंदर है। अब महाराणा प्रताप की छतरियों की बात करें तो याद रखना ये 8 खंभों की छतरी है। 8 खंभों की छतरी है, एक तो आपको ये ध्यान में रखना है। और यदि हम इस छतरी की बात करें तो इस छतरी का जो निर्माण है, ये निर्माण करवाया था किसने, भामाशाह ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया, भामाशाह ने। ये भामाशाह कौन था, वही था जो हल्दी घाटी के बाद जिन्होंने महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी, उनके द्वारा इनका निर्माण करवाया गया है। और एक आता है मेरे दोस्तों कि इसका पुनः जो निर्माण है, पुनः निर्माण किसने करवाया, तो इसका पुनः निर्माण करवाया था मेरे दोस्तों किसने, महाराणा फतेह सिंह ने। महाराणा यदि फतेह सिंह की बात करें तो महाराणा फतेह सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। तो ये महाराणा प्रताप की छतरी हैं चावड़ के अंदर, याद रखना, कई चीजें यहां से पूछा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, अगली चीज क्या आ जाती है, एक यदि हम बात करें उदयपुर में क्या आता है, तो एक आपको ध्यान में रखना, यहां पर आता है मेरे दोस्तों सज्जन पैलेस। इस उदयपुर में एक आता है सज्जन पैलेस। यहां पर उदयपुर में सज्जन पैलेस है। और ये जो सज्जन पैलेस की बात करें, इसकी कई विशेषताएं आती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। पहली याद रखना, एक तो ये बादसरा की पहाड़ी है, बादसरा की पहाड़ी, इस बादसरा की पहाड़ी पर स्थित है, एक बात तो ये। दूसरा, ये जो सज्जन पैलेस है इसके कई उपनाम आते हैं, और इसके उपनाम की बात करें तो एक तो इसे कहा जाता है मानसून पैलेस कहा जाता है, मानसून पैलेस कहते हैं। एक इसे कहा जाता है मेरे दोस्तों वाणी विलास पैलेस कहा जाता है,
वाणी विलास पैलेस। एक इसे कहा जाता है उदयपुर की, इसे कहा जाता है उदयपुर की मुकुटमणि। इसको क्या कहते हैं? उदयपुर की मुकुटमणि कहा जाता है। ये चीजें यहां से आ जाती हैं। महाराणा प्रताप के घोड़े की छतरी कहां पर है? सिंचाई करता पड़ रहा है। सर भाई आपने दुर्ग पूछा या मंदिर? प्रभु भाई हाँ जी, देखो तो यहां से चीजें आ जाती है कि बांदसरा या बादसरा की पहाड़ियों पर है सज्जन पैलेस। इसके मानसून पैलेस भी कहा जाता है, वाणी विलास भी कहते हैं, और इसको उदयपुर की मुकुटमणि भी कहा जाता है। गुरुजी एकलिंग को मंदिर कहां पर है? एकलिंग का मंदिर ये बताओ बेटा कहां पर है, फिर हम चर्चा करेंगे इसके ऊपर। सोचो एक बार, एकलिंग का मंदिर कहां पर है? जहां होगा फिर उसको पूरा बता दूंगा। ठीक है भाई, ड्रीम आरएस एकलिंग जी का मंदिर कहां, देखो एक बार। उसके बाद यदि हम बात करें तो ये जो सज्जन पैलेस है, इसमें कई पैलेस और है, इसके अंदर कई महल, इसकी आप बात करें तो ये चीजें यहां पर आ जाती हैं। उसके बाद देखो एक आता है मेरे दोस्तों, ये आता है सिटी पैलेस। ये क्या है? सिटी पैलेस। हाँ जी, ये है उदयपुर में सिटी पैलेस, या इसे कहा जाता है चंदर महल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चंदर महल भी कहा जाता है। और इस सिटी पैलेस की सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि एक ब्रिटिश साहित्यकार था, इतिहासकार था, जिसका नाम था फर्ग्यूसन। इस फर्ग्यूसन ने जो सिटी पैलेस है इसकी तुलना जो है ये विंडसर महलों के साथ की है। किसके साथ? जो विंडसर के जो महल हैं उनके साथ इसकी तुलना की, तो इसको फर्ग्यूसन ने इसको विंडसर महल कहा था। और ये भी याद रखना मेरे दोस्तों, ये जो सिटी पैलेस है ना, ये पिछोला झील के किनारे पर है। सिटी पैलेस कहां पर है? तो ये पिछोला झील के किनारे पर स्थित है। ये सब चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर? उसके बाद और यदि हम इंपॉर्टेंट बात करें कि सर और क्या क्या चीजें आ जाती हैं, तो एक इस उदयपुर में आती है मेरे दोस्तों हवेलियां। इस उदयपुर में 3 हवेलियां भी आती हैं। एक हवेली आती है यहां से बागौर की हवेली। एक तो किसकी हवेली आती है? बागौर की हवेली जो है ये इसी उदयपुर में है। एक यहां से आती है मेरे दोस्तों बाफना हवेली। बाफना की जो हवेली है वो भी उदयपुर में है। और एक यदि हम बात करें यहां से तो एक आ जाती है धाबाई की हवेली। तो 3 जो हवेलियां हैं ये भी धाबाई की हवेली, ये भी कहां पर है? इसी उदयपुर के अंदर आती हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हो गई हैं। अब उसके बाद में और कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें। अब हम बात करें मेरे दोस्तों यहां से महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजें यहां से आती हैं। महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें तो सबसे पहली चीज, एक तो इस उदयपुर में मेवाड़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। और ये जो मेवाड़ महोत्सव का आयोजन है ये राजस्थान पर्यटन विभाग के किया जाता है, आरटीडीसी के द्वारा, और सामान्यतः अप्रैल माह में किया जाता है। एक यदि हम बात करें तो यहां पर इस उदयपुर की यदि हम बात करें तो याद रखना यहां पर देश का पहला मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी, देश की पहली मार्शल आर्ट यूनिवर्सिटी जो है वो यहां पर स्थापित की गई है। एक याद रखना जो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय है, मोहनलाल सुखाड़िया जो विश्वविद्यालय है ये भी कहां पर है? इसी उदयपुर के अंदर है, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय। एक यदि हम बात करें तो राज्य का पहला जो शिल्पग्राम है वो भी उदयपुर में है, और इसका नाम आता है हवाला ग्राम। और इस हवाला ग्राम की बात करें तो 1989 में इसकी स्थापना की गई थी। एक यदि हम बात करें तो राजस्थान में जो भैंस प्रजनन केंद्र वो भी इसी उदयपुर में। कहां पर? उदयपुर में। तो वल्लभ नगर जो है इस वल्लभ नगर उदयपुर के अंदर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक यहां पर उदयपुर में आता है मेरे दोस्तों देशहरो क्या है? तो उदयपुर के अंदर एक पर्वत है जिसका नाम है रागा, और एक है जिसका नाम है जरगा। तो रागा व जरगा पर्वत के मध्य जो हरा भरा जो भाग है उसे कहा जाता है देशहरो कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है।
उसके बाद यदि हम और चर्चा करें यहां से तो एक देश मेरे दोस्तों उदयपुर में यदि और हम बात करें तो एक आ जाता है गिरुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। गिरुआ, गिरुआ का मतलब है उदयपुर के अंदर जो कटी फटी पहाड़ियां हैं, कटी फटी जो पहाड़ियां हैं इनको क्या कहा जाता है? गिरुआ। एक यहां पर मेरे दोस्तों आता है जिसका नाम है मगरा। मगरा का मतलब है उदयपुर में जो उत्तरी पश्चिमी जो पहाड़ियां हैं, उदयपुर की उत्तरी पश्चिम की जो पहाड़ियां हैं इनको क्या कहा जाता है? मगरा कहा जाता है। और एग्जाम में आएगा भाई ये। हाँ जी, एकलिंग जी को अपन राजसमंद के साथ पढ़ेंगे भाई, राजसमंद का जो इतिहास आएगा ना उसके साथ पढ़ेंगे, चिंता मत करो, अगले वाले की बात करेंगे। हाँ, अमरचंद बड़वा ने करवाया था बागोर की हवेली का निर्माण। हाँ जी, एकलिंग जी का मंदिर जो बेटा कैलाशपुरी में, उसको हम किसके साथ पढ़ेंगे? राजसमंद के इतिहास के साथ थोड़ा सा जुड़ जाता है, उसके साथ हम बात। सहेलियों की बाड़ी भी है भाई, सहेलियों की बाड़ी भी है उदयपुर में। और वो जो सहेलियों की बाड़ी की हम बात करें तो वो कहाँ पर है? जो फतेह सागर जो झील आती है ना, जो फतेह सागर झील है उसके पास है। और देखो यहां से अपन बात करें, एक अपन बात करें इसी उदयपुर के अंदर डबोक हवाई अड्डा भी है। डबोक हवाई अड्डा कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। ये चीजें यहां से आ जाती हैं। और हम बात करें सर और क्या आ जाता है तो एक गुलाब बाग, गुलाब बाग जो चिड़ियाघर है वो भी कहां पर है? उदयपुर में है चिड़ियाघर, ये भी कहां पर है? उदयपुर में। अगली चीज कभी नहीं पढ़ा होगा, सीताके, एक शब्द आता है सीताके। सीताके क्या है? ये एक मशरूम की प्रजाति है, मशरूम की प्रजाति है जो जिसकी खेती कहां पर की जाती है? उदयपुर में की जाती है। और ये जो सीताके है ये कैंसर जो है, कैंसर में लाभदायक है, याद रखना। ऐसे क्वेश्चन आपके पुलिस कांस्टेबल में बहुत बार आता है क्या कि भाई सीताके, सीताके की खेती कहां की जाती है? तो उदयपुर में की जाती है। इस चीज को भी ध्यान में रखना है। उसके बाद दो चार बातें मैं आपको फटाफट से बता देता हूं यहां से। एक मेरे दोस्तों इसी उदयपुर में एक आता है कोलियस, कोलियस, और ये एक पौधा है, इस कोलियस पौधे की खेती की जाती है। एग्जाम में आ जाए, कोलियस पौधे की खेती कहां की जाती है? तो उदयपुर में की जाती है। और ये जो कोलियस जो पौधा है ये जो मोटापा है, इस मोटापे के इलाज में सहायक है। एक अपन बात करें यहां से राजस्थान के अंदर जो तीरंदाजी अकादमी है, तीरंदाजी अकादमी, ये तीरंदाजी अकादमी भी कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। जब पढ़ना है तो पूरा ही पढ़ना है, बातें नहीं छोड़नी है। एक भी चीज देखो, चीजें पढ़नी है तो मेरे दोस्तों 100% पूरा पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाए तीरंदाजी कहां पर है तो क्या करेंगे, है ना। तो जब पढ़ने लग गए तो 5-10 मिनट की कोई बात नहीं है, चीजें पूरी पढ़नी है। यहां से तीरंदाजी अकादमी है मेरे दोस्तों, ये आ जाता है। एक यदि हम बात करें तो राजस्थान जो साहित्य अकादमी है, राजस्थान साहित्य अकादमी, ये भी कहां पर है? उदयपुर में, जिसकी स्थापना 28 जनवरी 1958 को हुई थी। यदि हम बात करें, एक आ जाता है मेरे दोस्तों SIERT, कई बार बता दी, ये SIERT भी कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। 11 नवंबर, जिसकी स्थापना 11 नवंबर 1978 को हुई थी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक आपको ध्यान में रखना है मेरे दोस्तों, भारतीय लोक मंडल, ये एक म्यूजियम है। भारतीय लोक मंडल एक म्यूजियम है मेरे दोस्तों, जिसकी स्थापना 1952 के अंदर की गई थी। ये भी चीजें आपको ध्यान में रखना है। बारडोली उदयपुर में स्थित है। वेरी गुड। चावड़ या बारडोली का दोनों नाम आता है मेरे दोस्तों। हाँ जी, जो महाराणा प्रताप की जो छतरी है उसके में बारडोली का भी नाम आता है, चावड़ का भी नाम आता है। तो बारडोली और चावड़ आपको दोनों याद रखना है। बारडोली और चावड़ जो है ना, आपको दोनों आपको ध्यान में रखना है। हाँ जी, एकलिंग का जो मंदिर है मेरे दोस्तों, उसको मैंने कहा ना राजसमंद के साथ पढ़ेंगे, चिंता मत करो। झामर कोटड़ा रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है। हाँ जी मेरे दोस्तों, एक स्थान आता है उदयपुर में जिसका नाम है झामर कोटड़ा, और यहां पर रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है। पूछे जाती है, रॉक फॉस्फेट का उत्पादन होता है। एक दो बातें और देख लो यहां से। एक यहां पर सीसा जस्ता का उत्पादन भी होता है। और ये कहां पर? माचिया मगरा जो क्षेत्र है, माचिया मगरा क्षेत्र के अंदर। एक यहां से राजस्थान में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन होता है, और ये कहां पर? जावर क्षेत्र से चांदी का उत्पादन होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक इस उदयपुर में कुछ दर्रे आते हैं, जिनमें जैसे एक दर्रा तो आता है देबारी दर्रा, एक आ जाता है मेरे दोस्तों चीरुआ घाटी जो दर्रा है, ये भी उदयपुर में है। एक आ जाए जैसे हाथी दर्रा जो है, ये भी आ जाता है। एक गुड़ा दर्रा जो है ये भी यहीं पर आता है। एक फुलवारी की नाल
दर्रा भी आता है, और ये फुलवारी की नाल दर्रा भी कहां पर है मेरे दोस्तों, इसी उदयपुर के अंदर है। तो ये पूरा का पूरा हमने बात की आज उदयपुर की। मुझे उम्मीद है कि उदयपुर को लगभग हमने, जैसे एक हमने बात की थी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की बात करें, वो भी कहां पर है, उदयपुर के अंदर, देबारी उदयपुर में। हिंदुस्तान लिख देता हूं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड कहां पर है, देबारी उदयपुर के अंदर है। तो अब जैसे इसको आपने देखा होगा मेरे दोस्तों, 100% मुझे उम्मीद है, हाँ, हल्दी का सर्वाधिक उत्पादन जाडोल में होता है मेरे दोस्तों, पक्का होता है। तो अब इतनी सारी जो बातें थी, और ये पक्का है कि यहां से 2 क्वेश्चन आपको फंसने वाले हैं, 100% 2 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। तो अब तैयारी करो तो ऐसी करो। और मैंने कहा था ना कि लगभग 40% राजस्थान पुलिस का लेके जाएंगे इस क्लास से, केवड़ा की नाल भी इसी में आता है, तो लेके जाएंगे। तो फिर उसके लिए मेरे दोस्तों सब्र करना पड़ेगा, पैसेंस तो आपको रखना पड़ेगा। तो मजा आया कि नहीं आया, कमेंट्स जरूर करना है। आप कल पूरे सबके कमेंट्स पढ़ूंगा, और मंडे को सबको जवाब दूंगा, कि कल संडे की छुट्टी है अपनी, तो मंडे को सबको इसका जवाब दूंगा। तो उम्मीद है सभी कमेंट्स करोगे कि पढ़ के मजा आया कि नहीं आया। तो मिलते हैं हम मंडे को नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करें अब घर बैठे। तो जुड़े रहें उत्कर्ष के YouTube चैनल के साथ। अब पढ़ो कहीं भी, कभी भी।